सभी को नमस्कार। आज नेगेटिव्स के बारे में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। नेगेटिव्स एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स का, जो श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था 2013 में। और ये उसका एक संग्राहक संस्करण है, स्पेशल कलेक्टर एडिशन है, जो कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको देखने को मिला है सन 2022 में, जिसका लोगो यहाँ पे है सुपर कमांडो ध्रुव ईयर। तो है ये एक मल्टी स्टार कॉमिक्स, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव या फिर जो अनुपम सिन्हा जी सुपर कमांडो ध्रुव एक जैसे नाम मेरे लिए हैं। तो अनुपम जी की बात आती है तो जो सुपर कमांडो ध्रुव या फिर विश्व रक्षक नागराज जो कि उन्होंने बनाया है, उसकी फील आनी शुरू होती है, तो वो ऑटोमेटिकली नागराज ध्रुव का ही एक मल्टी स्टार कॉमिक्स कंसिडर होता है। नेगेटिव्स के साथ में अनुपम सिन्हा जी का द्वारा बनाया गया ये नागराज का हमको स्टैंडी देखने को मिलता है, एक अच्छी क्वालिटी का स्टैंडी है। मनोज गुप्ता जी के जो भी संग्राहक संस्करण आए हैं उनके साथ जो स्टैंडी देखने को मिला है, ये जो इसका जो आर्ट है वो ना क्राइम किंग टाइप उस समय का है। मतलब जब ट्रांजिशन हुआ था, जो पहले का जो नागराज था क्लासिक नागराज, उसके बाद में हमें जो ये खजाना सीरीज वाला नागराज देखने को मिला था, उसके बाद जो खजाना जो लास्ट कॉमिक्स थी खजाना, उस टाइप का ये नागराज है, वैसा आपको एक फील मिलेगा इसमें। तो ये स्टैंडी मिला था जो काफ़ी अच्छा स्टैंडी है, अच्छी क्वालिटी का स्टैंडी है। मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो भी हमें स्टैंडीज़ दिए गए हैं, कुछ यहाँ रखे हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। अगर हम अदर जो जनरल जो स्टैंडीज़ आते हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से, उनसे अगर कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतरीन है वो। इवन जो स्पेशल स्टैंडीज़, जैसे ये एक स्पेशल स्टैंडी है जो अभी पुनरुत्थान के साथ में मिला है, इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा ग्लिटरी अपीयरेंस वगैरह है, तो भी हाइट वगैरह के मामले में वो कुछ ज़्यादा आगे निकल जाता है। और ये थोड़ा सा वो हाथ से एंडोला वाला जो आर्ट है, बच्चों वाला वैसा आर्ट है। और ये जो स्टैंडी है मनोज गुप्ता जी वाले, वो एक बेहतरीन क्वालिटी के स्टैंडी, मतलब जो पहले के टाइम के जो नोवेल्टीज़ थे उनकी याद दिलाते हैं। तो आइए अब सीधी बात करते हैं हमारे संग्राहक संस्करण के बारे में। नोवेल्टी वो है, प्लस और कुछ नोवेल्टीज़ मिली थी। एक स्केच कार्ड मिला था, कुछ एक्शन स्टिकर मिला था, वो सब मैं अनबॉक्सिंग में बता चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पे नेगेटिव्स का अनबॉक्सिंग चेक कर सकते हैं। 2 बार मिलेगा आपको। एक बार मैंने सेलर की तरफ से कॉम्बो मंगवाया था, उसका अनबॉक्सिंग आपको मिलेगा, और एक बार मैंने जो है ये जब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी उसकी बात भी करूँगा मैं। उसके बाद में मैंने इसको नॉर्मली परचेज़ किया था, जो मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा था, क्योंकि उसके जो शिपिंग चार्जेस भी काफ़ी कॉस्टली हो गए थे, ऐसा कुछ था। तो खैर बात करते हैं इस संग्राहक संस्करण की। तो ईयर 2013 में ये कॉमिक्स आया था, और तब मेरी जॉब लग चुकी थी, और राज कॉमिक्स से दूरी तो खैर नहीं बनी थी। मतलब नागराज ध्रुव के कॉमिक्स तो मैं कंटिन्यूसली लेता ही था। मतलब किसी भी रीजन से अपने होम टाउन मेरा जाना होता था तो वहाँ से मैं उसको ज़रूर, उस एक शॉप थी उस पर ज़रूर, रत्नेश्वर करके थी, रतन बिहारी पार्क के सामने जो बीकानेर में है, वहाँ पर मैं ज़रूर जाया करता था और वो एक कॉमिक्स लिया करता था। लेकिन 2007 से लेकर 9 तक जो नागायण हमको देखने को मिली राज कॉमिक्स में, जो कि बहुत ही सफलतम श्रृंखलाओं में से एक है, उसका संग्राहक संस्करण भी कई प्रकार से आ चुके हैं। ये इसका संजय गुप्ता की तरफ से संग्राहक संस्करण, इसका बॉक्स भी इतना शानदार है, सोचता है वो, तो बहुत शानदार सीरीज़ थी ये। तो 2007 से 2009 तक एक तरीके से रिबूट मिला था नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरीज़ को। और उसके बाद में है 9 के बाद में जो भी कॉमिक्स आई, अवशेष चुनौती हेड्रोन आई, या नागराज के बाद फ्यूल और विनोम आई, और इवन ध्रुव की जो कॉमिक्स आई वो थोड़ा अलग फील ली हुई थी। हाँ, उनमें अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क था, पेंसिलिंग उनकी ही थी, लेकिन फ्लेवर चेंज हो गए थे। इसलिए चेंज हो गए थे क्योंकि कलरिंग की स्कीम चेंज हो गई थी, स्टोरी टेलिंग का तरीका चेंज हो गया था, कॉमिक्स में पेजेस चेंज हो गए थे। सबसे बड़ी बात, पहले अनुपम सिन्हा जी तो 128 पेजेस के खिलाड़ी हैं, 32, 64 और फिर 96, ये पेजेस का एक इंक्रीज़ हमको राज कॉमिक्स में देखने को मिलता है। और उसके बाद में फिर बाद में 80 पेजेस की भी कुछ आई। तो ये मैंने 96 पहले वर्ड यूज़ किया, 80 बाद में। उसका रीज़न ये था 80 पेज बाद में आए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पार्ले जी वाला जो एग्जांपल होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट सेम रखनी हो तो आपको कुछ कॉस्ट कटिंग करने का तरीका ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नागराज ध्रुव के कॉमिक्स में हुआ भी था। संघार संग्राम नाम के कुछ कॉमिक्स आए थे जिनमें पेजेस 80 कर दिए गए थे, प्राइस 25 रुपये रखी गई थी। पहले 96 पेजेस की कॉमिक्स की प्राइस 25 रुपये रखी जाती थी। कहीं लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ तो मैं इसको एक सीक्वेंस में ले लेता हूँ। तो 32, 64, 96, उसके बाद 80 पेजेस भी आए अस्तित्व में। 128 पेज हमको कोहराम ईयर 2000 से हमको देखने को मिल रहे हैं, कोहराम से 128 पेजेस के कॉमिक्स हम देख रहे हैं, जो कि मल्टी स्टारर होते थे जनरली। फिर बाद में अनुपम जी ने अपने कैनवास को और ज़्यादा एक्सपांड करा, और फिर जो है वो नागराज ध्रुव के भी 2-in-1 भी आपको 128 पेज ही देखने को मिले। खैर, तो 2013 में ये पहला 160 पेज का कॉमिक्स आया था। 128 के बाद 160 पेज का कॉमिक्स पहली बार देखने को मिला था। इसके बाद हमको बालचरित श्रृंखला, जो कि 6 पार्ट की सीरीज़ थी, उसका लास्ट पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुव के ओरिजिन पर आधारित था, वो हमको 160 में देखने को मिला। तो उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, मतलब
लास्ट पार्ट भी 160 पेज का है, देन फिर सीरीज वो एक अलग ही डिस्कशन चला जाएगा, उस सभी के डिस्कशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो नेगेटिव्स अपने आप में काफ़ी खास था। तो एक तो इस कारण से, दूसरी बात जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, नागराज के बाद फ्यूल एंड विनाम जो है, या अवशिष्ट चुनौती, हेड्रोना, इवन और भी कुछ कॉमिक्स आई छोटी मोटी, आदम, इस तरीके की कॉमिक्स आई, तो उनमें वो फील नहीं आ रहा था। एक तो पेजेस मैंने आपको बताया वो चेंज हो गए थे। दूसरा जो अनुपम सिन्हा जी का आर्ट था उसमें आपको और लोगों की पेंसिलिंग मिलना शुरू हो गया। और लोग कौन थे इसमें? ईश्वर आर्ट वर्ड मेंशनड है, तो वो जगदीश कुमार जी की इंकिंग थी, जिसको ईश्वर आर्ट के नाम से जो है हम जानते थे। तो थोड़े चेंजेस आ रहे थे। जो ईश्वर आर्ट्स के बैनर के तले जो जगदीश कुमार जी की इंकिंग है वो बहुत ही शानदार है, और आप तो बहुत लीडर, एक तरह से लीडिंग इंकर बन चुके हैं, बहुत सारी कॉमिक्स इंक कर रहे हैं वो, संजय गुप्ता जी के पब्लिशिंग में भी कर रहे हैं, मनोज जी के पब्लिशिंग में कर रहे हैं। उस समय वो पसंद नहीं आता, तो मेरा फेवरेट था अनुपम विनोद जी का कॉम्बिनेशन। तो नेगेटिव जब आया तो मेरी जॉब लग चुकी थी, और फिर जो है मैंने फेसबुक को ज्वाइन कर लिया था, और फेसबुक पे एक बार मुझे कुछ पैनल्स दिखाई दिए राज कॉमिक्स से संबंधित। वो कुछ पैनल्स इसमें हैं, कहाँ गया, एक तिरंगा का पैनल, एक ये पैनल था, ये फेसबुक पे शेयर हो रहा था, और इसके अलावा जो है और भी काफ़ी सारे पैनल्स थे जो फेसबुक पे शेयर किए जा रहे थे। तो उसको देख कर के वो पुरानी फील आई, जैसे कि ये एक पैनल था। वो फील इसलिए आई क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको ये पुराना टाइप का जो बॉर्डर होते हैं कॉमिक्स में वो देखने को मिल रहे थे, अदरवाइज बॉर्डर लेस कॉमिक्स देखने को मिल रही थी, या तो बॉर्डर होते ही नहीं थे, अब तो ऐसी कॉमिक्स काफ़ी आती, या फिर जो है इन पे ब्लैक कलर का जो है या ये पर्पल कलर का बॉर्डर होता था, और बहुत ही ग्लोसी होते थे। हालांकि ये भी ग्लोसी था, पर ये पुरानी फील को लेकर के आया। और अनुपम विनोद जी की इंकिंग, ये 160 पेज का एक ऐसा कॉमिक्स है जिसमें कंप्लीट अनुपम और विनोद जी का काम है, वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब वरना कुछ कॉमिक्स में ऐसा होता था कि कुछ पेज अनुपम जी विनोद जी ने कर दिए, इनका कुछ की विठल जी ने कर दिए, कुछ की उन्होंने कर दिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ्रंट कवर का इतना पार्ट है ये जगदीश कुमार जी ने इंक करा था, और जगदीश कुमार जी बहुत शानदार इंकर, मैं फिर बता देता हूँ आपको। पर वो मेरे को ना अनुपम विनोद जी का कॉम्बिनेशन बेस्ट पसंद, तो अच्छा काम किया ईश्वर जी उन्होंने, जगदीश जी ने, ईश्वर आर्ट ने। अब क्या हुआ कि ये कॉमिक्स जब 2013 में आया तो 200 रुपये का ये पहला हार्ड बाउंड कॉमिक्स आया, हार्ड बाउंड है। इससे पहले इतिकांड जो है 2009 में आया था, वो हार्ड बाउंड 100 रुपये का आया था, 100 रुपीज़ का, 128 पेजेस का। ये 200 का आया, 160 पेजेस का, और इसका पेपर बैक उस समय नहीं आया था जहाँ तक मुझे पता है। फिर बाद में उसके रिप्रिंट्स हुए तो 200 रुपीज़ की प्राइस साथ में आया था, फिर उसके रिप्रिंट्स भी 200 रुपीज़ की प्राइस साथ में आए। फाइनली 2020 तक, दिसंबर 2020 से मैं फिर से जुड़ा हूँ कॉमिक्स से। मतलब वैसे तो कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ था नागर ध्रुव से, लेकिन बल्क में देखना क्या प्राइसेस है, क्या अवेलेबिलिटी है, वो सब मैं कभी मेरे माइंड में आया नहीं इस तरीके से। तो फिर देखा तो 250 तक पहुँच गया था इसका पेपर बैक, और लिया भी है मैंने। 250 का अवेलेबल था, ये दिसंबर 2020 के, 2021 तक भी काफ़ी अवेलेबल था इसका पेपर बैक 250 रुपये में, बट वो पेपर बैक था, नोट हार्ड बाउंड। और इसका हार्ड बाउंड मेरे पास था दिसंबर 2020 तक। और एक्चुअली ऐसा हुआ दिसंबर 2020 तक, अब तक की जो जर्नी थी मेरी 20 से 25 साल की, तो मैं अकेला ही था, क्योंकि मैं फेसबुक वगैरह जुड़ा हुआ नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं अपने ऐसा सिर्फ अकेला हूँ, तो एक था ना कि आप पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपकी जॉब होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, शिफ्टिंग होता है, रेंटल क्वार्टर का शिफ्ट करना होता है, तो ये कॉमिक्स को संभालना नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या करा कि वो एक जगह रख दी थी। फिर मेरे माइंड में मिनिमलिज्म वगैरह वो भी मैं उसके बारे में मैंने चर्चा करी है एक दो बार अपने चैनल पे, वो सब चीज़ें मैं देख रहा था। तो मेरे माइंड में है कि जब कोई चीज़ हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज़ पड़ी हुई है, वाई नॉट सेल देम। तो मैंने द वर्चुअल्स, मुझे याद है अनुपम सिन्हा जी का एक उपन्यास था, वो पता नहीं 200-300 कितने का आया था, मैंने 15 रुपये में एक उसको दे दिया था। ठेले जो लगाते हैं ना, बुक्स वगैरह लेते हैं, परचेज करते हैं, मुझे याद है 10 या 15 रुपये मैंने उनको दे दिया था। इसलिए नहीं कि वो मैंने एक्चुअली पढ़ा ही नहीं था वो, और अब मैं उसको रिग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैंने बाद में जब जुड़ा तो मुझे पता लगा कि इनको, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनका पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको सेल कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, देन आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर उस चीज़ को वहीं एंड करते हैं, फिर से आते हैं नेगेटिव्स पे। तो ये जो है 2020 तक अवेलेबल था, 21 तक अवेलेबल था। अब जब इसका संग्राहक संस्करण लाए मनोज गुप्ता जी, तो उन्होंने फेसबुक पे रिवील किया था, मैंने आज इसके ग्रीन पेज वगैरह पढ़े, वहाँ तो मुझे मिला नहीं, कि जो है इसका जैसा आपको विध्वंस का याद होगा, मैं सारे रिव्यू वगैरह सब चैनल पे अवेलेबल है। अब आज जो सिर्फ हाथ में ही रखूँगा और कुछ कोई कॉमिक्स नहीं उठाऊँगा हाथ में। तो विध्वंस में ऐसा आपको सिल्वर फॉइल का थोड़ा इफेक्ट मिला था सन 2002 में, वो 40 रुपये का आया था, 128 पेज का। तो नेगेटिव्स में ऐसा बताया गया हमें मनोज गुप्ता जी की टीम की तरफ से, कि जो स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी हैं, संस्थापक हैं राज कॉमिक्स के, जो जिनका 14 दिसंबर 2020 को निधन हो गया था। तो राजकुमार गुप्ता जी का ये उस समय ड्रीम था, ये सपना था, उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था कि यार नेगेटिव्स का भी अपना सिल्वर फॉइल में लाओ, बट किसी भी कारणों से वो नहीं हो पाया। अब जब इनको मौका मिला आयुष गुप्ता जी को या मनोज गुप्ता जी को इसका संग्रह संस्करण लाने का, तो उन्होंने वो काम करा और सिल्वर फॉइल में हमको दिया। तो सच में ये काफ़ी स्पेशल बन जाता है, मतलब उस तरीके से। तो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं आया था संग्रह संस्करण, या मैं कहूँगा पहला रिलीज इसका संग्रह संस्करण ही था, बट हाँ ये ऐसा सिल्वर फॉइल में नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड लग रही है ये चीज़,
और यहाँ पे अनुपम विनोद जी के जो सिग्नेचर हैं, आई एम सॉरी यहाँ पे विनोद जी का नाम नहीं, ईश्वर आर्ट का नाम होगा, तो वो भी एनहांस लग रहे हैं क्योंकि उसको नेगेटिव में लिया गया। अदरवाइज़ ऐसा ये पेंसिल्ड वर्जन था, सॉरी इंक्ड वर्जन था, और वो काफ़ी दबा हुआ था। इसके मैं आप थोड़ा अनबॉक्सिंग और कंपेयर पहले पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, आज से इसी की बात की जाएगी। और पीछे इसका ऐड को यूज़ किया गया। यहाँ पर एक्चुअल जो था उसमें सर्वनायक का ऐड था, पर यहाँ पे ये नेगेटिव्स का ऐड यूज़ किया गया। तो आप इसका अगर पेपर बैक अभी जो पब्लिश किया है मनोज गुप्ता जी ने, और ये संग्राहक संस्करण, दोनों कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी सारे इसमें डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो हार्ड बाउंड ये दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर हम मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से अगर चलें, मान लो मैं अगर पब्लिशिंग टीम में हूँ, तो हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि यार देखो दिसंबर 2020 तक या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 तक नेगेटिव 250 रुपये में तो अवेलेबल था, लोगों ने उसको लिया है। अब नया पेपर वेक निकालेंगे तो कितने लोग लेंगे, उसकी प्राइसिंग क्या रखी जाए। मैं अपने एक हाइपोथेटिकल मन से बनाई हुई कहानी बता रहा हूँ, इसको सच मत मान लेना। तो फिर उन्होंने टीम ने क्या करा, सेम वही प्राइस रखा, 250 रुपये, मतलब 250 रुपीज़ ही उसका प्राइस रखा, विच वॉज वेरी गुड डिसीजन। और साथ में इसका कॉम्बो रिलीज़ करा उन्होंने। तो कॉम्बो में क्या करा, कॉम्बो में आपको 150 रुपये कुछ कम हो जाते हैं अगर आप पेपर बैक और कलेक्टर एडिशन साथ में लेते हो। पर काफ़ी सारे लोग ये चीज़ करना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक सेम कॉमिक से 2 वेरिएंट कोई भी पसंद नहीं करता। कुछ कलेक्टर होते हैं मान लो मेरे से, तो मैंने कहा चलो क्यों ना कॉम्बो ऑर्डर किया जाए। तो पहले तो मैंने इसका कॉम्बो ही ऑर्डर करा। प्राइस इसकी बहुत अच्छी उन्होंने रखी। प्राइस अच्छी कैसे रखी कि इसमें जो 160 पेज है, अगर इसको कंपेयर करें तो ध्रुवोदय या नागराज वृत्तांत 1 और 2 के बराबर इसमें पेज आते हैं। और अगर हम ध्रुवोदय की बात करें तो वो 700 रुपये का आया था, 699 का। और नागराज वृत्तांत की बात करें तो 650, 649 का आया था। उस हिसाब से ये सिर्फ 400 रुपये इन्होंने प्राइस रखा। इवन इसके बाद जो विध्वंस रिलीज हुआ था वो 128 पेज का था, ऐसा इफेक्ट दिया गया नो डाउट, लेकिन वो 425 रुपये उसका प्राइस रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना रीजनेबल प्राइस इन्होंने रखा। तो 400 रुपीज़ प्राइस रखा, 250 इसका पेपर बैक, दोनों मिलाकर के 650, यानी कि इसका जो पूरा कॉम्बो था वो अकेला वृत्तांत के बराबर था। मतलब कोई सा वृत्तांत आप देख लो, इवन ध्रुवोदय उससे 50 रुपये ज़्यादा महंगा। और उसके बाद में आपको डिस्काउंट्स ऑफ कोर्स मिल ही जाते हैं, वो भी एक बात है। और डिस्काउंट मतलब आफ्टर कॉम्बो ऑफर, तो कॉम्बो में एक ऑफर भी था। अब ये मुझे अच्छे से एकदम परफेक्टली याद नहीं आ रहा वो ऑफर क्या था, पर ये 650, आप 400 रुपये का ये हो गया, 250 को 650, तो इसकी प्राइस हो गई MRP इक्वल टू वृत्तांत। देन आप उसका फिर कॉम्बो का ऑफर लगा लो, देन फिर उस पर डिस्काउंट लगा लो। तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मुझे मिला था, मुझे याद तो नहीं पर मुझे पक्का पता है कि बहुत शानदार डिस्काउंट में मुझे ये मिला था। प्लस आप इसको भूल मत जाना, ये जो है नागराज का स्टैंडी, तो और प्लस अदर नोवेल्टीज़ जो आप अनबॉक्सिंग चेक कर सकते हो। तो एक तरीके से बहुत अच्छी डील थी, बहुत अच्छी डील थी। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये प्रिंट हुआ तब अब मरेगा परमाणु और ऐसे कुछ और कोबी और भेड़िया वो सेट वगैरह प्रिंट हो रहे थे। उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि पेपर एक तो मैपली तो टाइप के थे, हालांकि बहुत थिक और अच्छे पेज हैं, प्रिंटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ में ब्राइट, कुछ में फीकी, वो आपने सुना होगा। और इसमें कुछ जगह पे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग प्रिंटिंग है। मतलब प्रिंटिंग मतलब इतना ज़्यादा ना प्रीमियम हो सकता था ना, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा देखो यहाँ क्वालिटी कैसे पता लग गया आपको इसमें, ये देखो यहाँ जो पेज यूज़ किया ना, यहाँ ये दोनों सीन सेम है, आप कलर में फ़र्क देख पाओगे। ये ग्लोसी पेज यूज़ किए हैं। अच्छा एक बात और बताता हूँ, जब भी ऐसा कलेक्टर एडिशन बनाया जाता है, नॉर्मली क्या होता है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो पेपर बैग्स रिलीज़ करते हैं पहले किसी भी श्रृंखला के, उसको फिर सेल करते हैं। और जब उनकी सेल कंप्लीट हो जाती है, ये लगता है कि अब ये सेल नहीं हो पाएंगे, तो बचे हुए स्टॉक का वो कलेक्टर एडिशन बनाते हैं। उस वजह से क्या समस्याएं आती है, कई बार तो संग्राहक संस्करण में कवर इंक्लूड नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपको क्वालिटी में डिफरेंस मिल जाता है। जैसे कि मान लो ऐसा इस पर हुआ तो नहीं है, पर मैं आपको इमेजिन करके बता रहा हूँ कि मान लो पेपर बैग का अलग आया होता, हालांकि तो सिंगल ही कॉमिक्स है, और ये नए पेज ऐड करे जाते, तो आपको पेपर में डिफरेंस पता लगता है। यहाँ पे ग्लोसी पेजेस और यहाँ पे मैफली तो पेपर्स या रफ पेजेस आपको लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब मरेगा परमाणु, मर्द और मुर्दा या नेगेटिव्स की बात करूँ, तो ये वो संग्राहक संस्करण है जिनके पेपर बैग और संग्राहक संस्करण एक साथ रिलीज़ किए गए हैं। और जो वो उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना कि पहले बेच लो देन बचे स्टॉक को बना लो, वो उसमें भी उनको फ़ायदा ही होता है। पर वो जो मेंटल पेन होता है, टाइम गेन वेस्टिंग होता है, तो वो कहते हैं कि तुमको फ़ायदा ही चाहिए ना, अगर तो तुम लो फ़ायदा, तो भाई कॉम्बो ले लो। और अपना अगर तुमको चाहिए डबल, जैसे मेरे से लोग क्या करते हैं कि पहले पेपर बैग्स ले लिए, फिर संग्राहक संस्करण ले लिया, या मान लो पहले से पड़ा हुआ है तो कुछ अच्छी डील मिली तो पेपर बैग्स और ले लिए। तो वो कहते हैं तुमको डील ही चाहिए ना, मतलब हाइपोथेटिकल स्टोरी बना रहा हूँ, तो वो डील दे देते हैं कि तुम कॉम्बो ले लो। अभी भी सर्वनायक के कुछ कॉम्बोज ऑफर अवेलेबल थे, बट सर्वनायक के जो नेक्स्ट सेट 2 और 3 में उसको भी थोड़ा सा कॉस्टली कर दिया गया, 1 अच्छा है, तो उन्होंने इस तरह से रिलीज़ करा। तो और इसीलिए आपको अब मरेगा परमाणु और नेगेटिव्स में यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। ये तो खैर एक सिंगल कॉमिक्स है तो ये यूनिफॉर्मिटी मिल रही है। आप अब मरेगा परमाणु का जो संग्राहक संस्करण है, लव में बात चली रही है, हालांकि इतना रिलेवेंट आपको मे भी ना लगे, पर मैं आपको ट्राई करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। यहीं रखा हुआ है तो मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने का। ये देखिए, ये है अब मरेगा परमाणु का संग्राहक संस्करण। ये तो इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, हालांकि इसमें 6 कॉमिक्स कंबाइंड है,
पर और अगर आप संग्राहक संस्करण देखना मनोज गुप्ता जी वाले, तो आपको देखिए 6 कॉमिक्स आप हाथ से निकाल के बता दोगे, देखो भाई ये 6 कॉमिक्स है। आप इसकी बाइंडिंग देखो और यहाँ देखो यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, एक साथ रिलीज हुआ है, तो प्रिंट का मटेरियल एक साथ, फिर एक कुछ को आपने हार्डबाउंड बना दिया, कुछ की कॉमिक्स बना दी, तो ये एक अच्छी बात थी, मतलब एक संग्राहक संस्करण को बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता था। पर प्रॉब्लम क्या हुई, हमारा दुर्भाग्य रहा ये जो भी हुआ कि अब मरेगा परमाणु जो कि एक मोस्ट अवेटेड संग्राहक संस्करण था, नेगेटिव्स है ये, इसके अलावा जो अदर जो भी उस समय सेट रिलीज हुए थे, मरेगा परमाणु का पेपर बैक हो गया, या मैं बात करूँगा जो है मर्द और मुर्दा हो गया, काफ़ी सारे थे, कोबी और भेड़िया के कुछ सेट्स थे, भेड़िया के तो फिर जो सेट्स हैं भेड़िया के वो सारे रियून हो गए थे, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी चर्चा कर रखी थी, चीज़ों को इतना रिपीट नहीं करा जाएगा। इन शॉर्ट आप भी समझ लो कि क्या क्या हुआ था। तो अब इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब ये साथ में रिलीज हुआ था तो इन पेपर्स में क्वालिटी में डिफरेंस क्यों? ये जो पेपर है ना, ये जो जो क्रेडिट पेजेस हैं, 4 ये जो क्रेडिट पेज हैं ये, और प्लस पीछे के जो अनुपम सिन्हा जी की कलम से है या राजपृष्ठ वगैरह है, तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आपने कलर डिफरेंस देख लिया और अंदर वो है। लेकिन अगर हम अदर रिप्रिंट से कंपेयर करें, जैसे कि डायमंड कॉमिक्स की तो खैर बात ही जाने दी जाए, उससे तो बात करना बेकार है उनके रिप्रिंट्स की, लेकिन अगर हम ये अमर चित्रकथा वगैरह से भी कंपेयर करें तो अमर चित्रकथा वगैरह में कभी भी बाइंडिंग का इशू नहीं आता है, ईजिली आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, अंदर की क्वालिटी ना इतनी इंप्रेसिव नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब वो बात नहीं आ पाती है। राज कॉमिक्स का ये तो है कि चाहे आप मनोज गुप्ता जी की बात करो या संजय जी की बात करो, प्रिंटिंग क्वालिटी तो आपको बहुत अच्छी मिलती है। ये भी ज़बरदस्त हो सकते थे, मैं भी अननोइंगली उनसे हो गया कि इसमें जो पेज अच्छे प्रिंट है ना, मैं मानूंगा कि रफ़ है, मैं मानता हूँ कि ग्लोसी नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रिंटिंग इंक वगैरह इतनी प्रीमियम है कि बहुत अच्छा फील होता है जहाँ जहाँ। जैसे ये फीका एक सीन है, खैर मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। ये देखिए, मान लो ये ब्राइट सीन है, तो ब्राइट तो आपको दिखेगा ही ज़बरदस्त, और हाँ फीलिंग भी अच्छी है, और पेपर वगैरह इतने थिक हैं कि पहले के जो नेगेटिव्स का पेपर बैग था उसके मुकाबले में ज़्यादा थिक महसूस होता है। कुछ लोगों ने भी सोचा था कि यार पेपर बैग में एक्स्ट्रा पेज है कि इतना थिक था, वो आप देखो ना कितना थिक है ये। और पहले वाला डेफिनेटली वो ग्लोसी में था, जो 200 रुपये वाला था उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है, वो मैंने सेल कर दिया था कि उस वक्त मुझे बिल्कुल कनेक्शन का मुझे पता नहीं था। तो खैर इसमें जो है पहले जो कॉमिक्स आया था उसमें से डिफरेंस क्या है, एक तो इसमें राजपृष्ठ ऐड किया गया है, मनोज गुप्ता जी ने भी अपने इसमें जो उनके दिल की जो बात थी वो रखी है कि न सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि उन्होंने अपना रोल भी बताया कि एज ए एडिटर भी आपको कई बार इसको पढ़ना पड़ता है, मतलब बेहतरीन बने तो बार बार चेक करना पड़ता है। ये उन्होंने अपना भी एफर्ट बताया कि हमारा भी इतना एफर्ट लगता है, एक टीम वर्क होता है, ऐसा उन्होंने बताया। अनुपम सिन्हा जी कलम से सेम वही रखा गया है जो पुराने नेगेटिव्स था, बस वो ग्रीन पेज का था, ग्रीन कलर था, आई एम सॉरी। और ये एक रखा गया, ये किन्होंने लिखा मुझे समझ नहीं आया, मैंने इसके लास्ट में नाम ढूंढ रहा था कि कोई और आर्टिस्ट हैं, किनका है ये, लेकिन कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो मुझे अब याद भी नहीं है। पर ज़्यादा मुझे लगता है कि ये एक्चुअल नेगेटिव्स में जो ग्रीन पेज आया होगा वो होगा। ये तो हो गया अनुपम सिन्हा जी की कलम से, ये जो एक्चुअल ग्रीन पेज आया होगा इसमें कोई मेंशन नहीं, वही होगा। और प्लस जो है वो मनोज गुप्ता जी ने ऐड हुआ है, प्लस ये जो संग्राहक संस्करण पहले भी खैर संग्राहक की था ये, पर उसकी स्टेजेस इसमें रिवील कर दी गई है, इट्स ए गुड थिंग। क्योंकि नेगेटिव जब से आया, जब से अनुपम सिन्हा जी फेसबुक पर पेंसिलिंग वगैरह शेयर करते थे, तो वो इमेजेस मिलना ईजी है, और अंत में ये एक आपको इंक गैलरी मिल जाती है। तो एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है ये। और अगर उन कमियों को नज़रअंदाज करा जाए, वो फीके वाला देखो, ये जो सीन है, ये बार बार ये सीन क्यों खुलता है वही समझ नहीं आता है। तो वो अगर वो जो कुछ पेज फीके, कुछ पेज वो, और थोड़ा प्रिंटिंग में ऊपर नीचे है इसमें डाउट नहीं, पर इतना ज़्यादा वो फील नहीं होता। तो शुरू में देखिए पहली बार देखा था तो रिएक्शन मैंने भी ज़्यादा दे दिया था, पर अब जब इतने सारे रिप्रिंट में देख चुका हूँ, डोगा के सारे सेट देखे जा चुके हैं और भेड़िया वगैरह देख ही चुके हैं काम, तो उस हिसाब से कुछ इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो ये एक अच्छी डील थी, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करने में समय लगे कि ये बहुत अच्छी डील थी कॉम्बो में, मैंने भी इतना दिमाग लगाया नहीं, और फिर ये जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और अभी भी आउट ऑफ स्टॉक, ये नागराज वृत्तांत 1 और ये दोनों आउट ऑफ स्टॉक है। तो पहला तो मैंने वैसे खरीदा था नॉर्मल जो कॉम्बो ऑफर आते हैं सेलर से जो डिस्काउंट मिलता है, एक जनरल डिस्काउंट जो मिल जाता है। सेकंड वाला थोड़ा कॉस्टली इसलिए पड़ गया कि उसकी शिपिंग ही मुझे 100-150 रुपये पड़ गई थी, उस तरह की शिपिंग वगैरह थी, और थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। फिर भी अब मेरे पास 2 कॉपी है इस वजह से, और उसको 2 कॉपी में लेने का रीज़न था ये स्टैंडी। तो नागराज और ध्रुव के स्टैंडी वगैरह भी गायब हो जाते हैं मार्केट से, देखो अब ये स्टैंडी आप ले नहीं सकते क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। और सुपर कमांडर ध्रुव का एक स्टैंडी मुझे चाहिए था, तो मैंने उसका जो सुपर कमांडर ध्रुव सेट 8 है वो भी मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन जो है उसमें वो स्टैंडी नहीं मिला। मतलब कुछ चीज़ें होती है मार्केट से बड़ी जल्दी गायब हो जाती है। तो खैर फिलहाल ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है, लेकिन फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये है इसका संग्राहक संस्करण। तो सच में इसका कवर बहुत ब्रिलियंट बनाया गया पहले वाले से, क्योंकि दोनों थे मेरे पास मुझे पता है, लेकिन उसमें अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर वगैरह थे वो इसमें मिसिंग है, तो खैर उसकी होड़ नहीं करी जा सकती, और मैंने काफ़ी लॉस करवा लिया अपना वो ऐसे लेकर के डिसीजन। तो खैर फिलहाल तो मेरे पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, यही अवेलेबल है। स्टोरी की बात करते हैं तो थोड़ा इसमें नया हो जाएगा। स्टोरी इसमें ये है कि अब तक जो भी आपदाएं आई हैं पृथ्वी पर, और किसी भी कारण से लोग पृथ्वी के तल में चले गए, जैसे इसमें एक सीन दिखाया था बैक स्टोरी में। आपने बैटमैन द डार्क नाइट अगर सीरीज़ देखी हो तो लास्ट की जो सीरीज़ में एक सज़ा मिलती है लोगों को कि उनको अंधेरे कुएं में डाल दिया जाता है। बैटमैन को भी, ब्रूस वेन को भी वो सज़ा मिलती है। एक तो वो तरीका है। कभी मम्मी जो होती है ना मिस्र में,
ऐसा बोलते हैं कि जो जीवित जो नौकर चाकर होते हैं उनको दफना दिया जाता था पिरामिडों में, कि भाई वो भी अगर मर जाएंगे तो उनकी आत्माएं बन जाएंगी, और फिर जो फ़राहो है यानी कि जो राजा है मिस्र के, उनको सर्व करेंगे। ऐसे ना स्लेवरी कई जगह देखने को मिलती है, आप ताजमहल के एग्जाम्पल में भी देखने को मिलती है आपको। इवन जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, मेरी मम्मी बचपन में बताती थी, वो शी वॉज इलिटरेट, मुझे नहीं पता वो सच बताती थी सही, लेकिन उन्होंने सुना होगा, कहीं तो सुना होगा। ऐसा बोलती थी कि जो डैम वगैरह बनाते हैं ना हमारे जयपुर से, मम्मी बताती है, जयपुर से बिलोंग करती थी वो, तो वो बताती है डैम वगैरह बनाते तो छोटे बच्चों को किडनैप करके, ऐसा बोलते थे जो भी अनाथ वगैरह होते हैं, कि उनको उस डैम के साथ में जीवित मतलब वो कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था एक तरीके से, कि भाई वो कैसे भी घुट उठ के मर जाए। तो बोले कि उनकी आत्मा की वजह से वो डैम ज़्यादा मौजूद रहता है। मतलब ऐसी स्टोरी सुनी थी, अब इसका तो मुझे कुछ भी सिर पैर नहीं पता क्या रीज़न होगा, क्यों उन्होंने ऐसा बताया होगा, क्या था उसका जो भी, पर कहना मतलब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है और कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी। तो इसमें बताया कि किसी भी रीजन से लोग किसी आपदा की वजह से दब गए, किसी इस तरीके से दब गए, जो भी हो, इसमें वो सीन नहीं मिल रहा। तो उस वजह से वो सब लोग क्या धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के नेगेटिव्स बन गए, सारे लोग नहीं। जैसे आप फॉसिल्स की स्टोरी सुनते हो कि जो जीवाश्म बनते हैं, वो ऐसे नहीं बनते कि अब एक कबूतर मरा जीवाश्म बन गया, चिड़िया मरी जीवाश्म, ऐसा नहीं बनता। कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि भाई ऑक्सीजन का संपर्क ना हो पाए और उसका बॉडी डिग्रेड ना हो पाए, बहुत बर्फ़ में जम जाए, कहीं पे परतों में जम जाए, तब जाकर के जीवाश्म बनते हैं। उसी तरीके से सभी लोग नहीं, पर हाँ कुछ लोग उसमें नेगेटिव्स में कन्वर्ट हो गए और उनकी पाताल नगरी में एक अलग ही उनका जोन हो गया। तो उसमें से कोई एक लीडरशिप क्वालिटी वाले थे, उन्होंने उन सबको संगठित करा, एकत्रित करा, और उनकी बेटी यामिनी और उनके दामाद, मतलब दामाद टाइप कुछ, मुझे नहीं पता उनकी शादी हो पाई थी नहीं हो पाई थी, उनकी स्टोरी इसमें है। उनका नाम है अंडमान डार्क साइड, वहाँ से शुरू होती है स्टोरी। तो खैर मैंने आपको लीनियर स्टोरी सुना दी, इसमें लीनियर नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्शन सीक्वेंसेस होती है, उसके बाद स्टोरी रिवील होती है। तो ऐसा कुछ है इसमें। तो वो लोग हैं नेगेटिव्स। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो वो नेगेटिव्स हमला वगैरह होता है, एक प्रस्तावना आती है, जो कि अनुपम सिन्हा जी इसमें महारत हासिल है उनको प्रस्तावना देने में, और इसका देखो इंक्ड वर्जन भी दिया है। खैर, तो इसमें सबसे पहले तिरंगा की एंट्री होती है, ये देखिए, जो कि एक एडवोकेट का रोल यहाँ प्ले कर रहे होते हैं, और लोरी की एंट्री होती है, जो कि सुब्रमण्य ध्रुव की कॉमिक्स में होती है, तंत्र मंत्र की ज्ञाता है, और जो है वो ड्रैकुला सीरीज में भी देखने को मिली थी। और इनका आपस में कुछ टकराव सा होता है किसी बात मुद्दे को लेकर के। और वो जो नेगेटिव्स होते हैं ना, उनकी खासियत ये होती है कि उनकी छाया जो होती है, उनकी जो जो शेडो होती है, वो लोगों को अपना निशाना बनाती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, तिरंगा भी उसका निशाना बन जाता है, और तिरंगा खुद नेगेटिव्स में कन्वर्ट होता है। जैसे वेम्पायर्स किसी को कट करते हैं, बाइट करते हैं, तो वो वेम्पायर टाइप में कन्वर्ट होता है, उस तरीके से स्टोरी आगे जाती है। देखो यहाँ कहीं पे इंक ज़्यादा, मतलब आपको हाथ में रफ रफ सा फील होगा, ऐसा चिपचिप सा फील होगा, कुछ हो जाए, मतलब ऐसा, मतलब बस ये कि समझ लो कि ये थोड़ा से दूर रहा था बेस्ट बनने की। ये थोड़ा रफ पेज है, हालांकि आपको कैमरे में इतना समझ नहीं आएगा, ये ब्राइट पेज है, मे भी आपको समझ में आए बात कि ये इतनी बढ़िया क्वालिटी हो सकती थी ना। जो कॉपी और भेड़िया का सेट था, सेम ऐसी प्रिंटिंग थी। तो इस प्रिंटिंग को देख के दिल रो आता था, मैंने कहा काश यार ये प्रिंटिंग, कोई ग्लोसी पेपर नहीं चाहिए था, अगर ये प्रिंटिंग मिल जाती ना, तो मुझे ये प्रिंटिंग ज़्यादा बेटर लगी थी ग्लोसी से, पर मिल जाती अगर दोनों तरफ तो अच्छा रहता। तो अगर वेदाचार्य जी हमेशा की तरह कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और भारती और वो भी मिलकर अपना एक बैक में प्लान बना रहे होते हैं। ये देखो, ये जो सीन बनाता है ना अनुपम सिन्हा जी, ये देखो यार कि एक मिसाइल वगैरह लॉन्च होने वाली है, कितना कितना वाइड स्केल लेते हैं वो। और मैंने अभी हाल ही में यहाँ पढ़ा होगा, एक बताता हूँ आपको, मैंने हाल ही में उनका एक ऐड कॉपी करा था किसी कंपटीशन के लिए, दिखाता हूँ आपको। एक पुराना ऐड था, 1997 का ऐड था, अतीत का। तो ये ऐड मैंने कॉपी करा, तो मुझे पता लगा कि अनुपम सिन्हा जी इतनी डिटेलिंग देते हैं ना कि मतलब पसीने छूट जाते हैं उनकी कॉपी करने में। ये जो एफिल टावर है ना, ये जो कॉपी करनी है, मतलब ये जस्ट ए कॉपी, अनुपम सिन्हा जी का ऐड था। तो ये एक सिंपल इतना सा ऐड था, वो एक कॉमिक्स वाले, इसे मैंने डबल साइज कॉपी करा था। तो वो उसको कॉपी करने में हालत ख़राब हो गई। इसमें क्या है डिटेलिंग देखो आप, एफिल टावर वाली डिटेलिंग है, तो हालत ख़राब हो गई इसको कॉपी करने में। मतलब वास्तव में बहुत समय लगा और बहुत पेशेंस लगा उसको कॉपी करने में। तो मैं सोचता हूँ कि जब वो बनाते होंगे, जब उसमें इंक वगैरह होता होगा, एक एक पैनल पे इतना ध्यान देते थे। आजकल तो क्या कि काफ़ी फेसबुक वगैरह पॉपुलर हो गया है, कॉमिक्स की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 500-700 रुपये की 96 पेज की कॉमिक्स आती है। और है ना, आजकल ब्रांडिंग इस तरीके की हो गई है, लोग आर्टिस्ट वगैरह को जानने लग गए हैं कि ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। आप एक पैनल पे मेहनत करो और उसको आप ब्रांडिंग में यूज़ करो, शेयर करो। लेकिन उस समय जब ये 2013 चल रहा था, या उससे पहले का जो टाइम था, जब हम बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते थे, और मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं होता था। इवन अनुपम सिन्हा जी का मैंने फेस भी देखा नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। तब एक एक पैनल पे इतनी मेहनत करना, इसीलिए मैं फ़ैन बन गया हूँ अनुपम सिन्हा जी को। मतलब पहले से बता रहा हूँ मैं, ये 2099 की बात कर रहा हूँ, तब से ये उनकी मेहनत चली आ रही है। मतलब ये क्या शानदार है। तो खैर ऐसा कुछ होता है। ये जो मिसाइल लॉन्च होता है, इसमें भी कुछ कनेक्शन है। तो इसमें जो कारण बताए जाते हैं आम जनता को कि भाई इसके ये बेनिफिट होगा, मौसम का अनुमान लगा पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, उससे भी बड़ा कोई कारण होता है, वो आगे बताया जाएगा। या मैं बता देता हूँ, पुरानी स्टोरी है कि उसके अंदर कुछ ऐसे स्फीयर्स होंगे जो नेगेटिव्स को आगे हेल्प करेंगे। देखिए क्या स्टाइल है उनका यार, क्या मतलब सीन क्या जोरदार है, मतलब बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो खैर ये देखिए, ऐसे वो स्फीयर्स हैं जो किसी पे अटैक करके उसको नेगेटिव बना सकते हैं। डोगा भी इन्वॉल्व होता है इसमें।
30 पेज तक की स्टोरी में सिर्फ तिरंगा आपको देखने को मिलता है। 35 पेज से डोगा एंटर होता है इसमें, और डोगा फिर मैं भी बैक स्टोरी आती है कि कैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। अनुपम जी का बनाया हुआ डोगा है, तो डोगा भी चपेट में आता है। ये देखिए, ये एक ऐसा सीन आता है कि इस पर पेट्रोल या डीजल कुछ गिर जाता है और आग से लग जाती है। देखो पटरियाँ दिख रही होंगी, क्या सीन है ये। और डोगा तो कितना ज़्यादा मतलब वो सहनशील है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो कितना बलशाली है। तो देखो उसने खुद पे आग लगा ली ताकि उसकी परछाई ना बने। इसमें ऐसा कुछ चक्कर है, सब सारा खेल परछाइयों का है। तो इसका एक एक्शन स्टिकर मिला था, आप अनबॉक्सिंग जरूर चेक करना, मिलेगा आपको उसमें। तो ये सीन इधर चल रहा है, पैरेलल में एक तिरंगा की स्टोरी चल रही है। तिरंगा अच्छा पैरेलल नहीं, सामने आ गया है, पर तिरंगा क्योंकि नेगेटिव बन चुका है, देखो ब्लैक शेडो से है, तो डोगा तिरंगा की मुठभेड़ होती है। और ऐसा करते करते लगभग आपके चंडिका बीच में आती है, चंडिका जो ध्रुव की बहन है। और ऐसा करते करते आपके एक नॉर्मल कॉमिक्स के जो 50-60 पेज होते हैं उतने तो निकल ही जाते हैं। देखिए ये अंडमान अब जाके सामने आया है, देखिए पेज नंबर 55 पे, ठीक है। उसके बाद में जो है नागराज का एक झलक देखने को मिलती है पेज नंबर 57 पे, और ये स्टोरी आगे बढ़ती है। और यहाँ पे एक ये लेडी सामने आती है, यामिनी, जो अंडमान यामिनी मैंने आपको बताए थे, जो मेन लीडर थे पहले, उनकी बेटी यामिनी है। या अंडमान सबको कंट्रोल करना चाह रहा है, तो यामिनी जो है थोड़ी सी ठीक लग रही है इसमें, नागराज की हेल्प करती है इसको कंट्रोल करने में। तो नागराज आते हैं सामने, इनमें मुठभेड़ होती है और यामिनी हेल्प करती है। और क्योंकि यामिनी खुद एक जो है नेगेटिव होती है, तो वो समझ पाती है किस प्रकार से हेल्प करनी चाहिए नागराज, और नागराज मिल जाए तो फिर क्या बात है। ऐसा करते करते वहाँ आता है, और यहाँ सुपर कमांडर ध्रुव हमारे सामने आते हैं पेज नंबर 75 पे, 70 पे मतलब। तो इस कॉमिक से सबसे बड़ी खासियत है कि तो इसमें पेज बहुत ज़्यादा है और कैरेक्टर बहुत कम, और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते हैं। पहले तिरंगा इंट्रोड्यूस हो गया, देन एक 32 पेज की कॉमिक्स पूरी निकल गई, फिर डोगा इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद फिर नागराज इंट्रोड्यूस हो गया, और 70 पेज मतलब इसमें तो एक बड़ा विश्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ध्रुव की एंट्री हुई है। तो बहुत ही वेल बैलेंस स्टोरी में से एक है। तो ध्रुव के सीन, अनुपम विनोद जी का चित्रांकन, एक एक सीन शानदार है। तो ध्रुव भी जद्दोजहद में होता है, सारे लोग नेगेटिव्स के अलग अलग वेरिएशन से टकरा रहे होते हैं, अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे ध्रुव और लोरी आपस में चर्चा करते हैं। तो काफ़ी बातें ध्रुव को समझ में आती है, क्योंकि लोरी उस बात को विटनेस करती है जो तिरंगा के समय में हुआ था, और अब लोगों को इसकी भयंकरता समझ में आती है। कुछ लोग जूझ रहे हैं अभी भी डोगा वगैरह, और स्टोरी आगे बढ़ती है। ये वो फीका वाला पेज था, ये ब्राइट वाला पेज है, ये वो ब्राइट वाला पेज है। तो खैर नागराज यामिनी की हेल्प से, ये देखिए ये फीका वाला पेज है, ये फीका वाला पेज है, ये इसके बाद ब्राइट वाला पेज आएगा, बहुत बड़ा ये सीन था फेसबुक पे। तो खैर अंडमान को काबू कर लेता है नागराज। ये देखिए फीका वाला पेज, आई थिंक ये आपको कैमरे में भी समझ में आ ही रहा होगा कि कैसा कलर आपको दिख रहा होगा, फीका फीका सा। और इसके बाद ये ब्राइट वाला पेज है। तो ना इसमें क्या हुआ कि इसमें इसी वजह शायद इसकी सेल वगैरह ज़्यादा नहीं हुई थी। अब मरेगा प्रमाणम वगैरह में अच्छे कॉम्बो ऑफर मिले थे आपको। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि आजकल जो कॉमिक्स की प्राइस है ना, वो शायद अनअवेलेबिलिटी की वजह से ज़्यादा होती है। उसका आर्टवर्क स्टोरी वगैरह मायने नहीं रखती, उसकी अनअवेलेबिलिटी मायने रखती। तो अब नेगेटिव भले इसमें खूब खामियाँ होंगी। देखो ये आप पेज देख लो, इसकी क्वालिटी आप चेक कर लो। और पेपर बैग में सेम था, क्योंकि एक लोट सेम लोट प्रिंट हुआ था। और इसमें आपको चिंता की भी आवश्यकता है, अगर सेम लोट प्रिंट नहीं भी होता ना, तो भी वो सेम ही लोट यूज़ होता है कलेक्टर एडिशन में। ये फीका पेज देख रहे हो, अब देखो आप ब्राइटनेस इसकी नेक्स्ट पेज की। तो खैर ये इसकी प्रिंटिंग वगैरह के बारे में था। तो एक पेज फीका, एक पेज ब्राइट, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये देखिए, ये भगवान शुक्र ये ब्राइट वाला पेज था, ये मैंने देखा था फेसबुक पे। कुछ पैनल्स देख करके ना मेरा एक काफ़ी स्पार्क जनरेट हुआ था। मैंने कहा ऐसा अभी भी आ रहा है क्या, मतलब बीच में थोड़ा निराश हो गया था ना। ये सीन जो है ना आपको अनुपम विनोद जी की उस पेयरिंग की याद दिलाएंगे, वो कोहराम वाली है, उसके बाद जो विध्वंस वगैरह की। तो उसको देख करके दिल खुश हो गया था। मैंने कहा वो पहले वाला टाइम आ गया। और सच में मेरे हिसाब से 2013 में इस नेगेटिव्स ने काफ़ी बड़ा बूस्टअप दिया था। और इसके बाद अगर आप देखोगे इसके ऐड वगैरह देखना, तो इसके बाद एक नई कहानी शुरू हो रही थी। देखो इसके अगर आप ऐड चेक करना क्या हो रहा था। इधर अनुपम सिन्हा जी नेगेटिव्स जैसा ये बना रहे थे, वर्चुअल्स का वो नोवेल पे काम कर रहे थे। इधर आखिरी सीरीज शुरू होने वाली थी। ये देखो मैक्सिमम सिक्योरिटी, ये राजनगर रक्षक सीरीज चल रही थी। और एक और कौन सी थी, नरक नाशक वगैरह, ये सब सीरीज इसके पैरेलल आने वाली थी। मतलब बहुत कुछ हो रहा था आसपास। और इस स्टोरी में देखो जो है, इस स्टोरी में लास्ट में ना परमाणु कुछ ऐसा सेक्रीफाइस टाइप का करता है। मतलब मर तो नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा एक एफर्ट करता है इसमें से। उसी देखिए, ये देखिए। और शायद ये सीन ने आखिरी सीरीज को इंस्पायर किया होगा। अनुपम सिन्हा जी का अब तक का जो काम आना, उससे जो नई नई बड़ी बड़ी सीरीज़ निकली, चाहे अनुपम जी नहीं बनाए हो, पर इन्फ्लुएंस तो आपको दिखता है। तो अगर सभी हीरो सम्मिलित रूप से लड़ते हैं, कभी कोई अगर नेगेटिव के इफेक्ट में आता है तो आपस में लड़ते हैं। और यहाँ पे देखो सुपर कमांडर ध्रुव को स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, तो ध्रुव नागराज उसको रोकता है। उसको लगता है कि ध्रुव भी नेगेटिव्स के कंट्रोल में है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कुछ है नहीं बनाए। और इसमें ना आपको विध्वंस का भी फ्लेवर मिलेगा। विध्वंस में 2-3 फ्लेवर आपको मिले थे कि सुपर हीरो में आपस में भी अनबन थी, और दूसरा जो है शुरू में जो अच्छा बन रहा था बाद में बुरा बन रहा था। तो अंडमान यामिनी वगैरह में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
और वो थोड़ा मिलेगा, लेकिन ट्रीटमेंट अलग ही है। मतलब नेगेटिव्स एक अलग टाइप का ग्राफिक नॉवल है जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जाके पेज नंबर 120 यानी कि जब विध्वंस जितनी स्टोरी एंड हो जाती है तब जा कर के आपको, इससे पहले क्या होता है कि ना एक सुपर कमांडो ध्रुव नहीं चाहता कि वो मिसाइल लॉन्च हो और बाकी लोग चाहते हैं कि मिसाइल लॉन्च हो, तो इनके आपस के झगड़े की वजह से मिसाइल्स, हालांकि ध्रुव स्विच भी कोई ऑफ कर देता तो भी पता नहीं क्यों लॉन्च हो जाती है। देखो ये ऑफ कर दो भी, देखो ये अग्नि सीन देखो क्या शानदार सीन बना है। मिसाइल्स लॉन्च हो जाती है, नेगेटिव्स का प्लान सफल हो जाता है। अब हर जगह पे नेगेटिव्स बढ़ना शुरू होते हैं क्योंकि उन मिसाइल में कुछ ऐसा होता है कि वो पूरे मतलब पृथ्वी को कवर कर लेते हैं अंधेरा करने के लिए, क्योंकि तल क्षेत्र जो जो पार्ट है जहाँ पर नेगेटिव्स रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि अब सूर्य किरणें नहीं पहुँच पाती। तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि इन मिसाइल्स की हेल्प से अगर आप जो है पूरी पृथ्वी को कवर कर लो और सनलाइट ना आने दो तो वो कहीं पे भी फ्री माइंड से विचर सकते हैं और लोगों को नेगेटिव्स बना सकते हैं या फोर्स कर सकते हैं स्लेवरी के लिए। इसमें ये पॉइंट भी कंसिडर किया था कि देखो हर कोई नेगेटिव्स नहीं बन सकता, तो उन लोगों को क्या होगा जो बन ही नहीं सकते, बनना चाहें तो भी, तो बोला कि फिर वो स्लेवरी करेंगे, और ऐसा हमेशा होता ही है। तो इसमें काफ़ी बड़ा प्लान था नेगेटिव्स का, इसलिए सभी ब्रह्मांड रक्षकों को आना पड़ा। और यहाँ पे यामिनी अपना प्लान बताती है पूरा, और अच्छा लगता है मतलब नो डाउट। तो जो भी नेगेटिव्स बोल रहे थे तो इस तरीके का इफेक्ट यूज़ किया था, साफ साफ प्रिंटिंग का साफ समझ में आ रहा है। थोड़ा और ब्राइट मतलब और बेटर मतलब हो ही सकता था, पर ये थोड़ा वो हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा एक विषांक बना है। तो खैर अब ये सभी उसका यामिनी का भी सामना करते हैं, और फिर नागराज बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी हो, तुम नेगेटिव्स हो, लेकिन मैं भी क्या इच्छा था सांप हूँ या ना, जो उसमें जो इच्छा शक्तियाँ हैं, सर्पक शक्तियाँ, बोले कि तुम अब उसका मुकाबला कैसे करोगे ये बताओ। उसका एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें, वो आएगा सीन दिखा, ये देखो। तो ये जो नेगेटिव्स की जो लीडर है एक बार, क्योंकि इनके फादर तो है नहीं, यामिनी जो है वो बोलती है कि तुमको किसने बोला कि इच्छाधारी सर्प यहाँ नहीं थे, मतलब जो लोग नेगेटिव से कन्वर्ट हुए उनमें सांप भी होंगे। ये देखो ये है काल सर्पम। तो ये कि ना कुछ सीन ऐसे होते हैं जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देते हैं, और क्या आर्ट है, अनुपम विनोद जी ने बहुत शानदार काम किया। खैर तो नागराज अपनी परिस्थिति से जूझ रहा है, देखिए वो नेगेटिव बनने कगार पे भी है, फिर कभी बच भी आता है, कभी जो भी है। सुपर कमांडो ध्रुव अपना काम कर रहा है, परमाणु यहाँ पर मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है। डोगा अपने में बिजी है, तो सारे मिलकर के अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहे होते हैं, कभी वो नेगेटिव्स के लिए काम कर रहे होते हैं तो कभी उनसे बचने के लिए काम कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते ये कहानी कंक्लूड होती है, बहुत अच्छे से कंक्लूड होती है। फिर फाइनली हमको पता है ये ब्रह्मांड रक्षक जीत जाते हैं और इस पूरे खतरे से पृथ्वी को बचा लिया जाता है। परमाणु का बहुत अहम रोल है, और आखिरी सीरीज को जरूर इसने इंस्पायर किया होगा। यहाँ से पक्का ये क्या सीन है जो परमाणु ने एक तरह से सेक्रीफाइस किया। तो खैर एक बार के लिए तो खतरे से मुक्ति मिल जाती है, और इसमें ये भी दिखाया कि बाद में जब है ना ये अंडमान वगैरह को सब सारे साथ में आ जाते हैं, और उसको पता लगता है कि यामिनी जो वो लड़की थी जो एक तरीके से जो है अंडमान से शादी होने वाली थी, मतलब वो एक शादी क्या होती है, उस ऐसे जो पावर्स होते हैं उनके बीच में तो आपस में समझौते होते हैं कि यहाँ का पावर ही मिल जाए, वहाँ का पावर ही मिल जाए। तो वो उसमें बताया कि उस तो भी उन्होंने नागराज में हमला किया, अंडमान ने बोला कि वो हमारा पर्सनल मैटर है कि हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है एक दूसरे साथ देंगे। ये अच्छी बात होता है कि हमेशा ट्राइब्स वगैरह में या पावर्स में से होता है कि लोग हमेशा ह्यूमन्स का साथ देंगे, ये सेम कंट्रोल के साथ देंगे, और अल्टीमेटली जो है सबको हराना पड़ता है, हरा देते हैं। लास्ट में तो हमेशा अनुपम सिन्हा जी नेक्स्ट सीक्वल के लिए कोई ना कोई स्पेस छोड़ ही देते हैं, तो वो उन्होंने छोड़ा है, आगे भी नेगेटिव्स कभी आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे संग्रह संस्करण लगा, इसमें एक्स्ट्रा पेजेस भी मिल जाते हैं, इतना सिल्वर फॉइल का काम भी मिल जाता है। और जब इसका पेपर बैग आप कॉम्बो में मैंने लिया था तो आपको पेपर बैग पुराने वाले कलेक्टर एडिशन याद दिलाता है, जो कलेक्टर एडिशन मतलब जो पहला हार्ड बाउंड एडिशन आया था, तो उसका कलेवर वैसा था जैसा वो आया था, और ये आपको थोड़ा सा एक चेंज फॉर्मेट मिलता है। तो कॉम्बो काफ़ी अच्छी डील थी, अब अवेलेबल नहीं है। तो इसी के साथ में मैं अपना इस रिव्यू का एंड करता हूँ। मेरा मन था मैंने कल सुबह पढ़ा तो मैंने कहा थोड़ा इस तरीके से रिव्यू किया जाए, हालांकि मैं इसका रिव्यू पहले ला चुका हूँ, पर उसमें स्टोरी की इतनी ज़्यादा चर्चा की नहीं गई थी। तो आशा है कि आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।